जो अपने रही थे उसमें गोहिल वंश में बप्पा रावल और अलर्ट पढ़े। थोड़ा सा रिवाइज कर ले 2 मिनट। तो बप्पा रावल का मूल नाम हमने पढ़ा था कालभोज। क्या पढ़ा था? कालभोज। किसके अनुसार? डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा। उपाधियों की अगर हम बात किए थे तो उपाधियाँ एक तो थी उनकी इंदवा सूरज, एक उनकी राजगुरु, फिर चार्ल्स मार्टिन, चकवे और विप्र, है ना। फिर इनकी राजधानी नागदा, छतरी नागदा, छतरी नागदा, लालन पालन नागदा। राज्य की प्राप्ति हुई आर्य ऋषि की कृपा से। उल्लेख मिलता है वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति से, है ना, प्रशस्ति से। और ये किसने लिखे थे? रॉबर्ट ने। किसके काल में? संग्राम सिंह सेकंड के काल में। इतना पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था कि एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने। पुनर्निर्माण करवाया रायमल ने। प्रकोटे का निर्माण करवाया राणा मुक्कल ने। राणा मुक्कल ने। पाशुपात संप्रदाय या लकुलिस संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर जी मंदिर एकलिंगनाथ जी मंदिर है। ये बात पढ़ी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि गोहिल वंश के जो शासक थे वो किस संप्रदाय को मानते थे? तो अपने पढ़ा था लकुलिस संप्रदाय या फिर पाशुपात संप्रदाय को मानते थे। फिर इसने सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाने वाला मेवाड़ का पहला शासक का आपका उत्तर होगा बप्पा रावल होगा। अलर्ट की बात की। अलर्ट ने राजधानी क्या बनाई? आहड़। आहड़ में वरा मंदिर बनवाया। वरा मंदिर बनवाया। और एक बात की कि वरा मंदिर एक पुष्कर अजमेर में भी है जो अर्णोराज ने बनवाया था। जहांगीर ने उसकी मूर्ति को अरब सागर में फिकवाया था। ये पढ़े थे। और एकमात्र राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला अलर्ट। उन्होंने राजकुमारी से विवाह किया था। इसके पीछे व्यापार था। इसके पीछे क्या था? व्यापार। तो उस समय मेवाड़ व्यापारिक केंद्र बन गया था। अब जो बात करेंगे आज जो शासक पढ़ेंगे शक्ति सिंह, अंबा प्रसाद, रण सिंह, छेम सिंह, जैतर सिंह। और जैतर सिंह के बाद समर सिंह। और समर सिंह के बाद आ जाए रावल रतन सिंह। रावल शाखा के अंतिम शासक है रावल रतन सिंह। तो बात कर लेते हैं आज किसके? शक्ति सिंह के। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालिए और लिखिएगा शक्ति सिंह। राजधानी इसकी क्या रहेगी? आहड़ ही रहेगी। तो ये पूछेगा तो नहीं क्योंकि आहड़ राजधानी सबसे पहले किसने बनाई है? अलर्ट ने बनाई। किसने? अलर्ट ने। अब इसकी राजधानी जब आहड़ है, राजधानी क्या है? आहड़। तो उसमें परमार वंशी एक राजा हुआ परमार वंश का जिसका नाम था मुंज। क्या नाम था? मुंज। मुंज ने क्या किया कि शक्ति सिंह पे आक्रमण किया और मुंज ने शक्ति सिंह पर आक्रमण करके चित्तौड़ के एरिया को जीत लिया। कौन सा? चित्तौड़। अब चित्तौड़ वाला एरिया जीत लिया। चित्तौड़ उसके अधीन हो गया। अब चित्तौड़ जीतने के बाद मुंज वहां का प्रशासक बना देता है भोज को। परमार भोज को। परमार भोज को वहां का प्रशासक बना दिया। अब चित्तौड़ के अंदर उधर चित्तौड़ के एरिया वाले पे राज कर रहा है भोज और आहड़ के एरिया पे राज कर रहे हैं शक्ति सिंह। अब दो हो गए। एक एरिया पे थोड़ा सा परमारवंशी जो प्रशासक भोज राज कर रहे हैं, जो मुंज ने जिसको प्रशासक बनाया था। मैंने कहा कि परमारवंशी राजा मुंज ने आक्रमण किया चित्तौड़ पे और चित्तौड़ वाले एरिया को जीत लिया और चित्तौड़ वाला एरिया जीतकर वहां का प्रशासक बना देता अपना एक सामंत था जिसका नाम था भोज। भोज को वहां का राजा घोषित कर देता है। भोज यहाँ पे शासन करता है। भोज ने यहाँ पे एक मंदिर बनवाया त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर या भोज जुक्ति पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शक्ति सिंह के काल में बना था पर बनवाया भोज ने था। अब ये भोज परमारवंशी है, परमारवंश से बिलोंग करता है। कहते हैं कि बाद में अपना एक गुजरात के शासक रहे कुमारपाल चालुक्य। कुमारपाल है चालुक्य। कुमारपाल चालुक्य का आपको पता है आगे जब आप पढ़ेंगे चौहान वंश है तो अर्णोराज के साथ हमेशा तिगड़ी रहेगी उसकी। किसके साथ है? चौहानों में अर्णोराज के साथ। तो चालुक्य शासक कुमारपाल ने चित्तौड़ पर फिर आक्रमण किया
चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ पे आक्रमण करके जो मंदिर था त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे भोज जुगती कहा गया, जो भोज ने बनवाया था, उसका नाम बदल दिया और नाम बदल के कर दिया समिधेश्वर मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका नाम समिधेश्वर रखा था चालुक्य नरेश कुमारपाल ने। अब अभी देखो हमने बात की त्रिभुवन नारायण मंदिर, भोज जुगती, समिधेश्वर मंदिर। अब एक नाम पड़ता है, इसी मंदिर को मुक्कल का मंदिर भी कहते हैं। आगे जाकर के राणा मुक्कल जब शासक बना चित्तौड़ का, राणा मुक्कल, तो इसी समिधेश्वर मंदिर में कुछ पुनर्निर्माण का कार्य करवाया और पुनर्निर्माण कार्य करवाने के कारण इसका नाम पड़ गया मुक्कल का मंदिर। पर ये मुक्कल ने नहीं बनवाया, बनवाया किसने था? भोज ने। तो हम यहां पे एक बात पढ़े कि परमारवंशी राजा, इसका नाम क्या है? मुंज। परमारवंशी राजा मुंज ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर, चित्तौड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ जीता या चित्तौड़ को जीत लिया। चित्तौड़ को जीत लेता है, यानी ये मुंज जो है वो शक्ति सिंह पे आक्रमण करता है और चित्तौड़ के एरिया को जीत लेता है। और मुंज चित्तौड़ का जो प्रशासक है, चित्तौड़ का प्रशासक किसको बना देता है? चित्तौड़ का प्रशासक बनाया इसने परमारवंशी भोज को। किसको? भोज। परमारवंशी भोज को वहां का प्रशासक बना देता है। यानी शक्ति सिंह जब शासक थे, आहड़ राजधानी थी, चित्तौड़ वाला एरिया मुंज आक्रमण करके जीत लेता है और मुंज वहां का प्रशासक भोज को बना देता है। अब भोज वहां पे चित्तौड़ वाले एरिया पे राज कर रहा है। इसी भोज ने, किसने? भोज ने। भोज का गोइलों से संबंध नहीं रहा है क्योंकि ये तो परमारवंशी है। इसने बनवाया त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया और इसे जाना गया भोज जुगती के नाम से। किस नाम से? भोज जुगती के नाम से जाना गया। पर मैंने अभी एक बात कही कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया कुमारपाल ने। चालुक्य नरेश, गुजरात के चालुक्य नरेश है, कुमारपाल चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ वाले एरिया को जीत लेता है और इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम बदल करके समिधेश्वर मंदिर कर देता है। इसका नाम किसने बदला है? परिवर्तित नाम क्या है इसका? इसका परिवर्तित नाम है समिधेश्वर मंदिर, समिधेश्वर मंदिर। और ये पेपर में बार बार पूछा गया। और ये समिधेश्वर मंदिर परिवर्तित नाम किसने किया है? तो चालुक्य नरेश कुमारपाल ने। चालुक्य नरेश कुमारपाल, कुमारपाल इसका नाम बदल देता है। चालुक्य नरेश कुमारपाल इसका नाम बदल देता है, परंतु मुक्कल इसका परिवर्तित फिर नाम कर देता है। फिर परिवर्तित नाम क्या हो गया इसका? परिवर्तित नाम मुक्कल का मंदिर, मुक्कल का मंदिर। क्योंकि मुक्कल ने इसका क्या करवाया? पुनर्निर्माण। जो बातें मैंने बताई है और जो आपको समझाई उस बात को दोबारा सोच लो। त्रिभुवन नारायण भोज जुगती मंदिर परमारवंशी राजा भोज ने 1051 ईस्वी के समथिंग बनवाए। बाद में चालुक्य नरेश कुमारपाल ने इसका नाम बदल दिया और कर दिया समिधेश्वर मंदिर। महाराणा मुक्कल, राणा मुक्कल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और पुनर्निर्माण करवा कर क्या नाम कर दिया इसका? मुक्कल का मंदिर। किसका? मुक्कल का मंदिर। तो अपने को सोड में याद रखना है कि समिधेश्वर मंदिर, मुक्कल मंदिर, भोज जुगती, त्रिभुवन नारायण मंदिर एक ही है जो परमारकालीन है। कौन सा है? परमारकालीन, यानी परमारकाल का बना है। स्थापत्य कला कैसी इसकी? परमारकालीन। तो विशेष बात आपको याद करनी है, वो अभी लिख देता हूं। एक साथ हमने जो पढ़ा है त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर,
इसका निर्माण तो करवाया है किसने? भोज ने। और इसका पुनर्निर्माण करवाया है राणा मुक्कल ने। राणा मुक्कल ने। इसके परिवर्तित नाम क्या पढ़े हमने? परिवर्तित नाम। परिवर्तित नाम है क्या? भोज। एक तो इसे ही कहते हैं भोज जुगती, ये तो ऊपर लिख देते हैं भोज जुगती। और इसका परिवर्तित नाम है समिधेश्वर मंदिर। और पेपर में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, पर आपने ये नहीं पूछा अब तक कहां बने। अरे भाई चित्तौड़ जीता तो चित्तौड़ में ही बनवाएगा, तो कहां पे है ये? चित्तौड़, बिल्कुल चित्तौड़ में बना। और इसका फिर परिवर्तित नाम रहा मुक्कल का मंदिर। मुक्कल का मंदिर, आपको ये बात याद रखनी है। त्रिभुवन नारायण भोज जुक्ति समिधेश्वर मंदिर, मुक्कल का मंदिर, ये चित्तौड़ में है। आपको पूछा जाता है इसका निर्माण किसने करवाया, इसका पुनर्निर्माण राणा मुक्कल ने करवाया। याद रहेगी बात, कोई डाउट नहीं है? बोलो शाबाश। कोई डाउट है? नहीं है। पर ये किस कालीन है? तो याद रखिए परमार कालीन है। परमार कालीन मंदिर है, परमार कालीन मंदिर है साहब। इतनी सी बात याद रखने में शक्ति सिंह से। शक्ति सिंह का कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। शक्ति सिंह से आपको सबसे इंपोर्टेंट बात जो याद रखनी है कि मुंज ने, परमारवंशी राजा मुंज ने आक्रमण किया था। मुंज ने चित्तौड़ के एरिया को जीता। चित्तौड़ के एरिया को जीतकर वहां का प्रशासक है भोज को बना दिया, और भोज ने वहां पे त्रिभुवन नारायण मंदिर भोज जुक्ति बनवाया। बाद में गुजरात के चालुक्य नरेश कुमार पाल यहाँ पे चित्तौड़ पे आक्रमण करते हैं और इस त्रिभुवन नारायण भोज जुक्ति का नाम बदल करके समिधेश्वर मंदिर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समिधेश्वर मंदिर। और इसके बाद राणा मुक्कल ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर नाम बदल कर रख दिया मुक्कल मंदिर या मुक्कल का मंदिर। बस इतनी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। एक छोटा सा प्यारा सा राजा जिसमें छोटी सी बात याद रखनी, समिधेश्वर मंदिर। समिधेश्वर मंदिर कहां पे है? समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़ में। किसने बनवाया है? भोज ने। किसने? भोज ने। कौन से काल का है? परमार कालीन। गोहिल वंश में बना है, पर परमार कालीन स्थापत्य कला इसकी परमार कालीन। इसके बाद एक शासक बनता है अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद गोहिल वंश का एक शासक है। उस समय चौहान वंश का एक शासक है वाकपति द्वितीय, और वहां पे वाकपति द्वितीय ने किस गोहिल शासक को हराया? चौहानों में जब ये बात पढ़ेंगे तो भी अपन एक प्रश्न बनाएंगे कि वाकपति द्वितीय ने गोहिल वंश के किस शासक को हराया, तो वहां पे नाम आएगा अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद। तो अगला एक पर्सन टाइप की बात लिख देता हूं क्योंकि लंबी चौड़ी बात नहीं लिखनी है। चौहान शासक वाकपति द्वितीय ने, चौहान शासक वाकपति द्वितीय ने अंबा प्रसाद को हराया। अंबा प्रसाद को हराया। पर्सन आपको अगर ये कोई डीप क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही बनेगा कि चौहान शासक वाकपति द्वितीय ने गोहिल वंश के किस शासक को हराया, तो अंबा प्रसाद को हराया। अंबा प्रसाद। अब इस अंबा प्रसाद के बाद जो राजा बने रण सिंह बने, और रण सिंह के दो बेटे, एक का नाम छेम सिंह और एक का नाम राहा। छेम सिंह और राहा। अब तक गोहिल वंश की बात करें, अब एक शाखा आएगी रावल शाखा। कौन सी? रावल। अब अंबा प्रसाद के बाद जो राजा बनते हैं वो शासक हैं रण सिंह। रण सिंह शासक बनते हैं और रण सिंह के दो बेटे हैं। एक का नाम छेम सिंह है, छेम सिंह, और एक का नाम है राहा।
दो बेटे। अब ये जो क्षेम सिंह है, इसकी एक उपाधि थी रावल। रावल, मैंने आपको एक बात कही थी बप्पा रावल, कि रावल उपाधि नहीं थी, जबकि रावल उपाधि किसकी है? क्षेम सिंह की। रावल उपाधि किसकी है? क्षेम सिंह की। और रावल शाखा का जो संस्थापक भी है वो क्षेम सिंह है, बप्पा रावल नहीं है। और ये रावल शाखा, रावल शाखा के संस्थापक है, रावल शाखा के संस्थापक। क्षेम 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 नहीं है, क्षेम है, क्षेम सिंह। ये मैं क्षेम कहां सुन रहे हैं? क्षेम सिंह। तो रणसिंह के दो बेटे, एक क्षेम सिंह एक राहब है। अब इसकी उपाधि है रावल, और रावल शाखा का संस्थापक जो है वो है क्षेम सिंह। अब एक बात कर लेते हैं राहब की। राहब ने गांव बसाया, उस गांव का नाम था सिसोदा। इसने सिसोदा ग्राम बसाया। कौन सा गांव? सिसोदा। सिसोदा ग्राम बरसाता है, और सिसोदा ग्राम वाले इसी के वंशज सिसोदिया कहलाते हैं। इसी के वंशज क्या कहलाते हैं? सिसोदिया। राहब के वंशज सिसोदिया या राणा कहलाए। सिसोदिया या राणा। अब यहां पे एक पर्सन और बन गया कि सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है? सिसोदिया वंश का संस्थापक, सिसोदिया वंश का संस्थापक राणा हमीर नहीं है, राहब है। कौन है? राहब। और राहब का एक वंशज है जिसका नाम है हमीर। अमीर तो सिसोदिया साम्राज्य के संस्थापक है। किसके? सिसोदिया। ये नोट लगा के बात लिख देना कि सिसोदिया साम्राज्य, सिसोदिया साम्राज्य या साम्राज्य का संस्थापक, तो यहां पे रहेगा राणा हमीर। राणा हमीर। अब यहां से आगे चल के ये दो शाखा में बढ़ जाएगा, एक रावल शाखा और एक सिसोदिया शाखा। यानी गोहिल वंश कितनी शाखाओं में बढ़ गया? दो शाखा में बढ़ गया। एक तो रावल शाखा में और एक सिसोदिया शाखा या राणा शाखा में बदल गया। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले अपन इस रावल शाखा की बात करते हैं। इस क्षेम सिंह के जो दो बेटे हैं, क्षेम सिंह के कितने बेटे हैं? दो। अब बात करते हैं क्षेम सिंह। क्षेम सिंह बाद में एक साथ सारा रिवाइज करेंगे अपन। एक का नाम है सामंत सिंह और इस एक का नाम है कुमार सिंह, पर हमें इससे कोई लेना देना नहीं। राजा बने सामंत सिंह। सामंत सिंह के समय नाडोल के एक शासक हुए 1177 में, जिसका नाम कीर्तिपाल है। चौहान शासक कीर्तिपाल ने इस मेवाड़ वाले एरिया पे आक्रमण किया और सामंत सिंह को हरा दिया। किसको? सामंत सिंह को। किसको हराता है? सामंत सिंह को। सामंत सिंह यहां पे हार जाते हैं और सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान के बड़ेई है। पृथ्वीराज चौहान के क्या है? बड़ेई। अब सामंत सिंह हार गए और कीर्तिपाल इस एरिया को जीत लेता है।
बाद में वापस ये नाडोल वाले कीर्तिपाल से अपना एरिया वापस ले लेते, वापस जीत लेते इस पर एक बार तो ये हारे। यानी कहने का मतलब सामंत सिंह के समय नाडोल के शासक कीर्तिपाल ने इस पर आक्रमण किया था। जब तराइन का पहला युद्ध हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, तो तराइन के दूसरे युद्ध जो 1192 ईस्वी अर्थात 1249 विक्रमी संवत को हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, उस युद्ध में सामंत सिंह ने भाग लिया और सामंत सिंह युद्ध में मारे गए, क्योंकि मोहम्मद गोरी की सेना को इसने बहुत परेशान किया था और मोहम्मद गोरी इनसे गुस्से में भी था, तनाव में भी था कि यार इसकी वजह से हमें इतना टाइम लगाने था तो हम सेना को आसानी से जीत लेते। तो कहते हैं सामंत सिंह के तराइन के दूसरे युद्ध के में मर जाने के बाद, इनकी मृत्यु हो जाने के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का सेना नायक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहता कि तू जाके चित्तौड़ वाले एरिया को कब्जा कर ले, जो चित्तौड़ वाला, ये आहड़ वाला एरिया मेवाड़ वाले को, इस मेवाड़ वाले को कब्जा कर ले। कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सेना लेकर के तराइन के मैदान से चित्तौड़ की ओर चला और चित्तौड़ को जीतने के लिए सेना ले आया। एक रानी साथी जिसका नाम करमवती था। करमवती ने चित्तौड़ के और आहड़ वाले एरिया की युद्ध की कमान संभाली और कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हार का सामना करना पड़ा, एक लुगाई से हारना पड़ो। देखो राजपूताने की तो वीरांगनाएं भी है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कूट कूट के काट दो। अब यहाँ को नहीं चपली यहां से। सामंत सिंह से दो क्वेश्चन बने बहुत गजब, और राजपूताने के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था ये कि किसी रानी ने किसी बाह्य सेना को हराकर परास्त करके वापस भेजा था, और वो थी सामंत सिंह की रानी करमवती। सामंत सिंह की रानी करमवती। तो सामंत सिंह ने इन दो बातें पढ़ी कि कीर्तिपाल ने इन पर आक्रमण किया था 1177 में, जब इनको हार का मुंह देखना पड़ा। तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में अर्थात 1249 विक्रमी संवत को, तब सामंत सिंह की वहां पे मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने या मोहम्मद गोरी ने इसका बदला लेने हेतु मेवाड़ की सेना के साथ या मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजता है, परंतु चित्तौड़ वाली एरिया की कमान युद्ध की जो संभाली थी वो इनकी रानी का नाम था करमवती, और करमवती ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना को परास्त किया। राजपूताने की पहली रानी जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को या बाह्य सेना को या बाह्य आक्रांता को परास्त किया था, और वो रानी है करमवती। रोंगटा खड़ा को नहीं है के हैं। और एक रानी ने युद्ध की कमान संभाली और बाह्य आक्रांतों को कूट कूट के वापस काट दिया, है कि नहीं? गर्व की बात है ये। तो यहां पे एक बात तो हमने पढ़ी कि 1177 ईस्वी को नाडोल, नाडोल पड़ता है पाली, जो नाडोल शाखा के चौहान थे उसके संस्थापक भी कीर्तिपाल ही। तो कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को हराया, सामंत सिंह को हराया। फिर दूसरी विशेष बात हमने पढ़ी कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया और युद्ध में लड़ता मारा गया। तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध, और दूसरा युद्ध था 1192 ईस्वी या फिर 1249 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया। पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया और मारा गया। फिर मैंने एक बात बताई कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने युद्ध के लिए भेजता। मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजता कि जब मेवाड़ वाले आए ना साथ देने वाले, इन पे आक्रमण करो, और फिर वैसा ही हुआ, आक्रमण हुआ, परंतु हार का मुंह देखना पड़ा।
कुतुबुद्दीन है। कुतुबुद्दीन ने ऐबक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब सामंत सिंह की रानी एक मिनट बाद में लिखते हैं। सामंत सिंह की रानी करमवती ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना को परास्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब सामंत सिंह की रानी करमावती ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब सामंत सिंह की रानी करमवती ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना को परास्त किया। मतलब कहने का ये हुआ कि युद्ध की कमान करमावती ने संभाली। अब ये करमवती उदय सिंह की मां नहीं है, सामंत सिंह की घरवाली है करमवती, और ये पृथ्वीराज चौहान की बहन है। करमवती कौन है? पृथ्वीराज चौहान की बहन है, क्योंकि एक गुस्सो तो क्या हो बाइये को और एक है एजमेंट को, एक सागर दो गुस्सा हा किता दो, एक तो बहन बंदी बना लियो पृथ्वीराज रासों के अनुसार बंदी बना लिया जाता है। भैया हार गया और पति मारा गया। अब गुस्से कभी थन पत हुई है, गुस्से में कुतुबुद्दीन ऐबक को ही सेना को हरा दिया, और जायज भी था। इस सामंत सिंह के बाद जो राजा बनता है वो जेतर सिंह बनता है। कौन है? जेतर सिंह। अगला जो शासक बना वो बना जेतर सिंह। जेतर सिंह शासक बनता है, और जेतर सिंह का यहां शासनकाल 1213 से 1253 तक होता है। 1213 से 1253 तक। इनकी उपाधि महाराजा धीराज थी। क्या थी? महाराजा धीराज। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, परंतु गोहिल वंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति अगर कोई था तो वृत भट्ट था। वृत भट्ट एक गोहिलों में, वहां वृत भट्ट प्रतापगढ़ अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है, प्रतापगढ़ अभिलेख, जबकि ये जो है वो एकलिंग अभिलेख की बात है जो 1213 में लिखा गया था, एकलिंग लेख। तो वृत भट्ट व्यक्ति याद रखें, वृत भट्ट द्वितीय जो अलहट से भी पहले हुआ है, नाम मात्र के शासक थे, उल्लेख नहीं किया। तो इनकी जो उपाधि है वो महाराजा धीराज है, और इन्होंने जो राजधानी बनाई है, अब राजधानी बदली गई और राजधानी हो गई चित्तौड़। क्या हो गई? चित्तौड़। आहड़ के बाद अगर चित्तौड़ राजधानी बनाई है तो किसने बनाई है? जेतर सिंह। जेतर सिंह चित्तौड़ राजधानी बनाता है। अब इनके इतिहास काल के अंदर उधर दिल्ली के अंदर गुलाम वंश के शासकों का शासन हो गया। बाद जब इल्तुतमिश राजा बने तो उसने सोचा कि क्यों ना राजपूताने को भी जीता जाए। तो इल्तुतमिश ने जेतर सिंह पर आक्रमण किया। दोनों सेनाएं आमने सामने भूताला के मैदान में आ गई, और भूताला पड़ता है उदयपुर में। 1227 की बात है। दिल्ली के शासक इल्तुतमिश, कौन है? इल्तुतमिश चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, और चित्तौड़ पे आक्रमण किया तब वहां चित्तौड़ के शासक कौन है? जेतर सिंह। दोनों सेनाओं का आमना सामना भूताला के युद्ध में होता है,
और बुताला का युद्ध हुआ था उदयपुर में 1227 को। अभी पीछे पेपर में पूछा भी गया कि बुताला का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया है, तो बुताला का युद्ध लड़ा गया है जत्तर सिंह बनाम इल्तुतमिश। तो कहते हैं कि इस युद्ध में इल्तुतमिश को हार का मुंह देखना पड़ा, इल्तुतमिश इस युद्ध में हारे। इस बात का उल्लेख मिलता है हमीर मदमर्दन करती में। किसमें? अमीर मदमर्दन करती में ऐसा उल्लेख मिलता है जो जयसिंह सूरी के द्वारा लिखी गई है। तो यानी बुताला के युद्ध में जैतर सिंह ने इल्तुतमिश को हराता है। इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश यहां से परास्त होता है। तो जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच जो बुताला का युद्ध हुआ, एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, याद भी रखिएगा, पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो अपन बात करते हैं बुताला के युद्ध की। कौन से? बुताला युद्ध। और ये बुताला जो स्थान है, बुताला स्थान, ये पड़ता है उदयपुर में। कहां पड़ता है? उदयपुर। और बुताला का युद्ध हुआ था 1227 में। किस किस के बीच होता है ये होता है जैतर सिंह, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक है, इल्तुतमिश के बीच होता है। जबकि गुलाम वंश की जो नींव रखी है आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। तो इल्तुतमिश इस युद्ध में हार जाता है और इसमें यह विजय होता है। इस युद्ध का जो उल्लेख मिलता है, उल्लेख वो मिलता है हमीर मदमर्दन में, अमीर मदमर्दन करते में। और हमीर मदमर्दन जो करती है वो जयसिंह सूरी की है, जयसिंह सूरी द्वारा लिखी गई। यानी इसका उल्लेख है जयसिंह सूरी हमीर मदमर्दन में करता है और वो कहता कि जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में इल्तुतमिश को हार का सामना करना पड़ा। अपने राजस्थान के दो इतिहासकार हुए, एक गौरीशंकर हीरानंद ओझा और एक दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा की द अर्ली चौहान डायनेस्टी बुक थी, चूरू के हैं अपने दशरथ शर्मा। तो इसे जैतर सिंह के ऊपर दो बातें बताते हैं। कौन है? एक तो दशरथ शर्मा क्या कहते हैं, दशरथ शर्मा, और एक हीरानंद ओझा, गौरीशंकर हीरानंद ओझा। दशरथ शर्मा कहते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कि मध्यकालीन जो इतिहास है, मध्यकाल के अंदर यह जो मध्यकाल ही पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास का जो स्वर्ण काल है वो जैतर सिंह के काल का ही माना है। किसने माना ये? दशरथ शर्मा के अनुसार मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल जैतर सिंह के काल का था। कहते हैं कि इल्तुतमिश के बाद भी आक्रमण हुआ और इल्तुतमिश के बाद नसीरुद्दीन ने आक्रमण किया, नसीरुद्दीन ने आक्रमण करता है। तो नसीरुद्दीन को भी यहां पे हार का मुंह देखना पड़ता है। पर हमें वो बात लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यह बनता है तो है बुताला का युद्ध। कौन सा? बुताला का युद्ध। बुताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराता है और इसका उल्लेख मिलता है हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी की करते में। दशरथ शर्मा इसके बारे में कहते हैं कि मेवाड़ के मध्यकालीन इतिहास, मेवाड़ के मध्यकालीन इतिहास का श्रवण काल, मेवाड़ के मध्यकालीन इतिहास का श्रवण काल अगर किसके काल को माना गया है तो है जैतर सिंह। कौन? जैतर सिंह। अब हीरानंद ओझा क्या कहते हैं? हीरानंद ओझा कहते हैं कि मध्यकाल में गुलाम वंश के शासकों के काल में, गुलाम वंश के शासकों के काल में जैतर सिंह अपने समय का सबसे शक्तिशाली और वीर योद्धा था, वीर राजा था ये। और इसकी प्रशंसा करने में विरोधी भी नहीं चूकते थे। ये बात गौरीशंकर ओझा कहता है क्योंकि ये चर्चा जाकर के दिल्ली में भी फैली। इल्तुतमिश कहता कि भगा भगा के मारता है वो बंदा, बंदे में दम है, ऐसा वीर है। ये बातें दिल्ली तक पहुंची साहब,
इसी बात पे हीरानंद ओझा भी नहीं चूके और हीरानंद ओझा ने कहा कि गुलाम वंश के शासकों के समय मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली और वीर जो शासक है वो जैतरे सिंह हैं, जिसकी प्रशंसा करने में भी विरोधी नहीं चूकते थे, विरोधी भी उसकी प्रशंसा करते थे। कह रहे दूध और पूत तो सरायो जैसा, दूध और पूत कहीं को हो चाहे दूध और पूत के वजह सरायो जावे। ऐसे ही गुलाम वंश के शासकों ने इसके वीरता को, इसके शौर्य को सराहा है और ये बात हीरानंद ओझा भी कहता है। कौन कहता है? हीरानंद ओझा। तो गुलाम वंश के शासकों के समय ये बात कहते हैं कि गुलाम वंश के शासकों के समय गुलाम वंश के शासकों के समय मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी शासक तो है जैतर सिंह। अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि गुलाम वंश के शासकों के समय या मध्यकालीन इतिहास के गुलाम वंश के समय मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो जैतर सिंह है। मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? मध्यकालीन इतिहास के समय मेवाड़ का किस शासक के काल को स्वर्ण काल माना जाता है? तो जैतर सिंह के काल को माना जाता है। किसके काल को? जैतर सिंह। अब जैतर सिंह के बाद जो राजा बनता है वो है तेज सिंह। कौन है? तेज सिंह। भूताला का युद्ध याद रखेगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैतर सिंह से हमने जो बातें पढ़ी, इनकी उपाधि, एक उपाधि इनकी महाराजा धीराज उपाधि, इनकी राजधानी चित्तौड़ है। भूताला का युद्ध होता है, भूताला का युद्ध में जैतर सिंह इल्तुतमिश को हरा देता है। इसका उल्लेख अमीर मदमर्दन में मिलता है। किस में मिलता है? अमीर मदमर्दन में। इसके ऊपर अपने दो इतिहासकार राजस्थान के, एक डॉक्टर दशरथ शर्मा और एक डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा, दो बातें कहते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है कि मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल बताया। साथ ही साथ हीरानंद ओझा कहते हैं कि गुलाम वंश के शासकों के समय सबसे शक्तिशाली, मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक अगर कोई था तो जैतर सिंह था। और गुलाम वंश के शासक इनकी वीरता की प्रशंसा करने से नहीं चूकते थे, चाहे भले ही उनका विरोधी हुआ। ये बात हीरानंद ओझा भी कहते हैं। इनके बाद जो शासक बनता है जैतर सिंह के बाद, वह तेज सिंह। तेज सिंह की बात मैं आपको कहीं ना कहीं पढ़ा के गया हूं, मुझे याद आ रहा है चित्तर शैली में हमने तेज सिंह के काल में 1260 में कमल चंद्र के द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ चित्रित किया गया था, है ना। तमर पत्थर पर चित्रित पहला ग्रंथ है, तमर पत्थर पर चित्रित पहला ग्रंथ। तो हमें लिख लेना चाहिए किसके बारे में? तेज सिंह। अब बात करते हैं, छोटे छोटे शासक हैं, छोटी छोटी बातें हैं। तेज सिंह अगला शासक बनता है, तेज सिंह। इनकी उपाधि है साहब परम बटारक महाराजा धीराज। जबकि परम बटारक महाराजा धीराज प्रतिहारों में अगर थी तो नाग बटे सेकंड के, जबकि प्रथम की तो नागावलोकन, वो बातें आती है ना। तो परम बटारक महाराजा धीराज तेज सिंह के काल, इस तेज सिंह के काल में एक ग्रंथ चित्रित किया गया है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ चित्रित किया गया। इसके काल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ चित्रित किया गया। उसका जो चित्रकार था वो कमल चंद्र है, कमल चंद्र 1260 ईस्वी।
और इस पे ये बात भी याद रखनी है कि ताम्र पत्थर पर चित्रित पहला ग्रंथ, ताम्र पत्थर पर चित्रित पहला ग्रंथ, ताम्र पत्थर पर चित्रित पहला ग्रंथ। इतनी सी बातें हैं किसके बारे में, कैसे। पर एक बात और आती है, कहते हैं कि उस समय दिल्ली का जो शासक बना गुलाम वंश का, वो बलवन बना। बलवन ने पहले रणथंबोर वाले एरिया को जीता। रणथंबोर एरिया वाले, क्योंकि बलवन चाहता था कि ये एरिया अपन जीत लेते हैं, अगर मेवाड़ वाला एरिया जीत लिया गया तो गुजरात वाला एरिया अपने अधीन हो जाएगा। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये मेवाड़ वाली बात चली थी, क्योंकि रणथंबोर बूंदी को जीतता हुआ अगर मेवाड़ को जीतता है तो इसका मतलब गुजरात को धावा निशाना बनाता है। तो सबसे पहले उसने रणथंबोर को जीता, रणथंबोर को जीतकर वो बूंदी को जीतता है। अब बूंदी को जीतकर वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है बलवन। ये बात 1253-54 की है, 1253-54 की, क्योंकि जो तेसिंग शासक बने वो 53 से लेकर 73 तक शासक बने। 53 से 73 शासन काल याद रखने की जरूरत नहीं है। अब तेज सिंह के काल में गुलाम वंश का एक शासक है, दिल्ली का जो शासक है बलवन। कौन है? बलवन, जिसने हंसने पर क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था, है ना। और आपको पता ही है बलवन को उसके जो साथी थे वो बादशाह नहीं मानते थे, हैं, उसे सजदा नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? सजदा, है ना। उसे झुक के सलाम नहीं करते थे, है ना। एक तो कह दिया कि दरबार में कोई नहीं से भाई थार लो को साथीगण हुए और साथीगण वो एक आगा के मंच के ऊपर भाषण देना आग जा थन बड़ी हंसी आवे को नहीं, काल तो मेरे बराबर बैठे हो, आज मैं तो बड़ी बड़ी बात करे। तो इसने क्या किया, हंसने पर ही रोक लगा दिया। तो डाकिड़ो भीतर जाके एक लेन हंसिया होती तो मकान में जाके बढ़ के हंसिया कर तो एक लो। कौन है? बलवन। और बलवन ने एक लो रक्त नीति लागू की, और साथ ही साथ वो सजदा वाला तरीका बताया था कि वे काल से रातों रात फरमान जारी कर दीजिए। आजकल मोदी जी जारी कराया करे, रातों रात ही नोट बंद, हर चीज रातों रात ही होती उसकी, है ना। कोई भी नया है तो रात को ही घोषणा कर दो भाई। तो बलवन ने भी क्या किया कि रात को ही घोषणा कर दी कि कल से सुबह अगर दरबार में पूछो तो सारा मुद्दा पड़ जाएगा सब, है। सजदा यूं कौन करना कि काल से मुद्दा पसर जाएगा सारा का सारा। अब बात है बलवन लागू करी। तो बलवन तेज सिंह के काल में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, पर बलवन को भी मुंह का में हार का मुंह देखना पड़ता है। वो भी आपको मुंह लटका के चले हो जा, कूट के गए हो भाई। कहने का मतलब ये चित्तौड़ वाला राज्य है ना, अणा जो गुलाम वंश का शासक है अणका खूब पूर पाड़े, जबकि इतिहास में इन शासकों की बात नहीं कर रहे अपन। जैसे एक बात और देखी जाए कि इंडियन हिस्ट्री में जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो या इल्तुतमिश पढ़ते हैं या बलवन पढ़ते हैं तो राजपूताने के शासकों के नाम ही नहीं है। जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते तो इंडियन हिस्ट्री वालों ने राजस्थान वाली हिस्ट्री को तो माना ही नहीं। क्यों भाई? पता नहीं क्यों नहीं माने, जबकि इंडियन हिस्ट्री के साथ अगर राजपूताने की हिस्ट्री को जोड़ा जाए तो भैया खूब कुटते हैं ये। दिल्ली आना खूब ठोक्या करता, खूब मुक्का मार मार के। राजपूताने के जो गुहिल रहे हैं गुहिलों से पीटे ये बात तो अभी बता ही रहा हूं कि बलवन जो थे, बलवन भी यहां पे आक्रमण करते हैं, सोचते हैं कि चल के गुजरात तक राज करेंगे साहब, हैं, मोदी वाले एरिया में चल के राज करने गुजरात। पर हुआ क्या, चित्तौड़ में ही हार का मुंह देखना पड़ा और दिल्ली का नहीं उल्टो भेज दी। तो यहां पे एक जो विशेष बात आपने पढ़ी कि 1253-54 ईस्वी को बलवन ने, जो गुलाम वंश का शासक कौन था? बलवन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वे हार का मुंह देखना पड़ा। कहने का मतलब हारना पड़ा, हार के चला गया सर, सीधी सी बात है। तो तेज, एक तो आपने पढ़ी जैतर सिंह से और एक है तेज सिंह के। जैतर सिंह और तेज सिंह का सीधा संबंध गुलाम वंश के शासकों से रहा। इन्होंने, एक ने तो हराया इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन को हराता है,
और ये हराता है तेज सिंह बलबन को हराता है। तो गुलाम वंश के शासकों से दो का संबंध तो हो गया। एक इसके बाद जो शासक बना, बाद में आपको पता है गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आ जाता है। कौन सा आ जाता है? खिलजी वंश। बाद में कौन सा आएगा? खिलजी वंश। तो दिल्ली के अंदर खिलजी वंश आएगा साहब। तो उधर अपने मेवाड़ का शासक है समर सिंह। कौन है? समर सिंह। मेवाड़ का शासक है समर सिंह। समर सिंह की जो उपाधियां हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। शत्रुओं की शक्ति का अपहरणता, यानी शत्रुओं की शक्ति को छीन करने वाला, शत्रुओं की शक्ति को छीनने वाला कौन है? समर सिंह। या फिर शत्रुओं का संहार करने में, शत्रुओं का संहार करने में सिंह के सदृश दिखने वाला, जब शत्रु इसके सामने होंगे तो शेर की तरह उनके ऊपर क्या करेगा? प्रहार करेगा। शत्रुओं की शक्ति का अपहरणता, शत्रुओं की शक्ति को छीनने वाला, शत्रुओं का संहार करने में सिंह के सदृश दिखाई देने वाला या दिखने वाला। ऐसा सिंह के काल में तुर्की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया। तुर्की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया। किसने? तुर्की सेना ने। तुर्की सेना ने, वहां पे उस समय चालुक्यों का राज होता था, तो तुर्की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण करते हैं, समर सिंह को बुलाते हैं, समर सिंह के साथ बचाओ। तो सोची आपस में, समर सिंह ने कही सोची होगी कि भाई देखो आपा तो आपस में कभी लड़ लेंगे। तो उसने क्या किया? गुजरात से तुर्की सेना को वहां से कूट कूट के भगा दिया, कूट कूट के भगा दिया। कणे? समर से। तब एक उपाधि मिलती इसको, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक समर सिंह। शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान दिखाई देने वाला, शत्रुओं की शक्ति का अपहरणता या उनको हरण करने वाला, तो कौन है? समर सिंह। एक बात, उस समय दिल्ली के अंदर जो शासन अब आ गया था वो खिलजी वंश का आ गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो बनता है वो अलाउद्दीन खिलजी बनता है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अब दिल्ली का जो शासक है वो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी चाहता है कि भाई मैं गुजरात के रास्ते गुजरात को सोमनाथ, गुजरात के काठियावाड़, गुजरात के सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए वो राजस्थान से जाना चाहता है। तो राजस्थान से जाने के लिए उसने पहले जो फरमान लगाई वो कानड़ देव से। उस समय जालोर के जो शासक थे वो कानड़ देव थे। कहानी बता रहा हूं बीच में। अलाउद्दीन खिलजी काठियावाड़ गुजरात को जीतना चाहते हैं और उसको जाने के लिए रास्ता चाहिए, क्योंकि उधर जालोर के रास्ते से जाना उनके लिए उचित था। तो जालोर के रास्ते जाना चाहते हैं। 1298 की बात है, 1298। तो जालोर के शासक कानड़ देव ने इस बात से मना कर दिया, साहब मैं मार ले रास्ते को जान दिया। क्यों? क्योंकि थे गोड़ता लेके आओगा, थारी सेना रहेगी, उरे अपशिष्ट पदार्थ भी फेंका रहेगा, सो बातें कही होगी, मैं उरे कह जान ही कुन दिया, साहब मार ले रही है। मैं कह दो अलाउद्दीन खिलजी समर सिंह ने कही। समर सिंह उस समय मेवाड़ का शासक है। आगे चल के जब आप रणथंभौर के चौहान पढ़ोगे तो 1298 की कहानी शुरू होगी वहां से। और तब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, कहीं ना कहीं अपने ऐसी चर्चा की होगी, या लिखवाऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको एक बात है। तब समर सिंह से अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि भी आप अपने मेवाड़ वाले रास्ते से हमें जाने दीजिए, हमारी सेना आपके यहाँ पे कोई क्षति नहीं पहुंचाएगी। तो समर सिंह बोले भाई देख, सेना चा भले ले जा, पर बदले में के देनो पड़छो, कर देनो पड़छो, के देनो पड़छो कर। तो 1298 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गुजरात अभियान पे जा रही थी तो समर सिंह ने
मेवाड़ के रास्ते होती हुई सेना से कर लिया था। क्या लिया था? कर लिया था। ए बात को आगे अर्जानो भी भुगतनो पड़े हुए, क्योंकि कई बार कहते कि बाप को बोड़ो बेटे ने काटनो पड़े। कई बार बोला जाता है कि बाप वो दे वो कौन काटे? बेटो काटे। अब इसका बेटा बनेगा शासक आगे रावल रतन सिंह, और रावल रतन सिंह के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विवाद का पहला कारण यही रहता है कि उसके पिता ने, समर सिंह ने उनसे कर वसूला था। पर दूसरा तात्कालिक कारण कुछ इतिहासकार पद्मनी वाली घटना को भी कहते हैं कि पद्मनी को पाने की लालसा थी अलाउद्दीन खिलजी को, है ना, वो घटना भी आती है। तो यहां पे एक बात और आती है, जो बात मैंने अभी आपको बताई कि 1298 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय समर सिंह ने खिलजी से कर वसूला था, कर वसूला था कि भी मार ले रास्ता होके जाओगे तो के देनो पड़से, कर देनो पड़से। अब इसके बाद जो राजा बनता है वो रावल रतन सिंह बनता है। इस समर सिंह के दो बेटे हैं, एक का नाम कुंभकर्ण है और एक का नाम रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक हैं। कहते हैं कि कुंभकर्ण जब थे, इनके जो समर सिंह के दूसरे बेटे कुंभकर्ण, वो नेपाल चले गए और उन्होंने नेपाल के अंदर रावल शाखा बना दी। देख लो, मेवाड़ वाले तो कड़े ही निचला को नहीं रहे, नेपाल में भी जाके क्या कर दी? रावल शाखा की नींव रख दी थी। किसने? कुंभकर्ण ने। इस समर सिंह के दो बेटे, एक का नाम रावल रतन सिंह है और एक का नाम कुंभकर्ण है। रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक हैं, अंतिम शासक। और कुंभकर्ण जो इनके बेटे हैं, वो कुंभकर्ण नेपाल के अंदर रावल शाखा की नींव रखते हैं। याद रहेगी। अब अपन कल के क्लास में रावल रतन सिंह पढ़ेंगे, तो रावल रतन सिंह की इस कहानी में कल रावल रतन सिंह की शादी भी होनी है, तो रावल रतन सिंह की शादी में भी आप शरीक होंगे, ठीक है ना? सारे के सारे आमंत्रित हो। समझ में आई? किसी को कार्ड वार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कल रावल रतन सिंह की क्या है? शादी है। तो शादी में सब सादर आमंत्रित रहेंगे, ठीक है? कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा।